चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर द फॉलोइंग टेबल शोज द इनकम इन रुपीज फॉर ए पर्टिकुलर मंथ टुगेदर विद देयर सोर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ 5 एम्प्लॉयज ए बी सी डी एंड ई। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित तालिका में 5 कर्मचारियों ए बी सी डी और ई के किसी एक महीने की आय रुपए में को उनके स्रोत से दर्शाया गया है। मतलब किस सोर्स से उनको कितनी आय आती है ये आपको दर्शाया गया है। 5 एम्प्लॉय की जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। ठीक है, पहले टेबल देख लीजिए। यहाँ पर एम्प्लॉय ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। 5 एम्प्लॉय है। यहाँ पर लिखा है उनकी सैलरी, ओवर टाइम, एरियर्स, बोनस, मिसलेनियस और टोटल कितनी सैलरी बनती है वो आपको दिया गया है। मतलब अगर हम सैलरी केवल एक एम्प्लॉय ए की बात करें तो ए की जो सैलरी है वो 52 के बाद जा रहा है। ओवर टाइम नहीं करता है तो इसका 0 है। एरियर्स 5500 मिलता है, बोनस 3500 मिलता है, मिसलेनियस 5000 है इसका। ठीक है, पॉइंट नहीं है, ये 5000 का फॉर्मा लगा हुआ है। और टोटल जो है यहाँ पर इसकी 66,000 सैलरी बनती है। कितनी बनती है? 66,000। इसी प्रकार बी का, सी का, डी का और ई का दिया हुआ है। अब हम आते हैं कि क्वेश्चन पर, कि क्वेश्चन आपसे क्या जानना चाह रहा है। तो यहाँ पर लिखा है हाउ मैनी एम्प्लॉयज गॉट मोर एरियर्स देन द एवरेज एरियर्स रिसीव्ड बाय ऑल द एम्प्लॉयज। कितने कर्मचारियों को सभी कर्मचारियों द्वारा प्राप्त की गई औसत बकाया राशि की तुलना में अधिक बकाया राशि मिली। मतलब आपको ये बताना है कि एरियर्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो एरियर को अंडरलाइन कर लीजिए। एरियर्स को अंडरलाइन कर लीजिए। इन्होंने बोला हाउ मैनी एम्प्लॉयज गॉट मोर एरियर्स देन द एवरेज एरियर्स रिसीव्ड बाय ऑल द एम्प्लॉयज। मतलब सभी एम्प्लॉयज को जो टोटल एरियर मिला उसके औसत से कितने एम्प्लॉयों को एरियर ज़्यादा मिला उसके औसत से। तो पहले तो हम सभी का एरियर देखेंगे कि भाई टोटल है कितना। तो अगर हम एरियर्स की यहाँ पे बात करें कि सभी एम्प्लॉयज का एरियर्स है कितना, तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं 5500 ए को एरियर मिलता है। ठीक है, 4500 बी का एरियर बनता है, 4000 सी का एरियर बनता है। ठीक है, 3000 डी का एरियर बनता है और लास्ट आपका रह गया 1500। ये आपका किसका एरियर बनता है? तो ये बनता है आपका ई का। तो देखिए 4500 और 5500 इनको आप जोड़ेंगे तो ये 10,000 हो गए, ये 14,000 और ये 3 17,000, ये 18,500। तो टोटल एरिया जो बनता है पाँचों एम्प्लॉय का वो 18,500 है। तो इसका हमें एवरेज निकालना है कि एवरेज एरिया कितना है। तो एवरेज एरिया कैसे निकालेंगे? 5 एम्प्लॉय है तो 5 से भाग लगा दीजिए, तो एवरेज निकल आएगा। तो 5 से भाग दिया, 5 दिया 15, 5 दिया 15, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 यानी कि 3700। 3700 जो है वो एवरेज एरिया है। एवरेज एरिया कितना है? 3700 है। अब इन्होंने बोला कि हाउ मैनी एम्प्लॉयज गॉट मोर देन एरियर्स देन द एवरेज एरियर्स। एवरेज एरियर से कितने एम्प्लॉय को ज़्यादा एरियर मिलता है। तो 3700 से ज़्यादा किन किन एम्प्लॉय का एरियर है ये आपको देखना है। 3700 से ज़्यादा यानी कि 3700 से ज़्यादा किसका एरियर है। तो देखिए ए का 3700 से ज़्यादा है। ठीक है, बी का भी 3700 से ज़्यादा है, सी का भी 3700 से ज़्यादा है, पर यहाँ पर डी और ई का 3700 से कम है। यानी कि 3 एम्प्लॉयज का एरियर जो है वो 3700 से यानी कि उनके औसत एरियर से ज़्यादा है। तो किस ऑप्शन पर टिक कर देंगे आप? ऑप्शन ए पर, 3 एम्प्लॉय। ठीक है, तो यहाँ से आंसर आपका निकलेगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके पास आया है ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। और सिंप्लीफिकेशन के जब क्वेश्चन आते हैं तो उनमें डी मार्क्स या बॉड मार्क्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर डी मार्क्स लगेगा क्योंकि यहाँ पर कहीं ब्रैकेट तो दिया नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि वैल्यू ऑफ -1 + 1/4 डिवाइडेड बाय 1/2 × 2 + 5 इज। यानी कि जो वैल्यू आपको दी गई है इसका मान आपको बताना है। ठीक है, चलिए जो क्वेश्चन आपके पास है पहले तो आप वो लिख लीजिए। यहाँ पर लिखा है -1 + 1/4 डिवाइडेड बाय 1/2 और मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस में कितना 5। तो किस तरीके से सॉल्व होगा ये डी मार्क्स से? सबसे पहले डिवीजन होगा। तो सबसे पहले डिवीजन होगा तो -1 + 1/4 डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, 2 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई में 2 है, प्लस में कितना 5 है। तो
2 और 2 कितना हो गया 4, 4 से 4 कैंसिल, और ये माइनस का 1, ये प्लस का 1 और ये प्लस का 5, तो माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल, तो फाइनली आपका आंसर कितना निकला 5। आंसर क्या निकल आया 5। तो सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन ए जो है वो आपका आंसर हो गया। ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं भाई 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है देखिए, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट grows to 66,550 in 3 years and 73,205 in 4 years. The rate % per annum is, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 66,550 और 4 वर्ष में 73,205 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर प्रतिशत में कितनी है ये आपको बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिए किस तरीके से। सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझना जरूरी है कि कोई राशि थी P, अब वो 3 साल में, कितने ड्यूरेशन में 3 साल में कितनी हो जाती है, तो वो हो जाती है 66,550 रुपये, ठीक है। और वही राशि कितने साल में 4 साल में, 4 साल में कितनी हो जाती है वो राशि, तो यहाँ पर लिखा है 73,205, 4 साल में हो जाती है। तो अब आप जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज में जो मिश्रधन होता है वो अगले साल मूलधन का काम करता है, मतलब जो अमाउंट होता है वो नेक्स्ट ईयर में प्रिंसिपल का काम करता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो 66,550 है ये 3 साल में हुआ था प्रिंसिपल, मतलब P 66,550 3 साल में कन्वर्ट हुआ, और P ही 4 साल में कितना 73,205 हुआ। लेकिन ये 66,550 73,205 कितने साल में बन गया, तो आप कहेंगे सर 1 साल में। क्यों बन गया, क्योंकि भाई ये 3 साल और ये 4 साल, तो इनके बीच में कितने साल का अंतर, 1 साल का अंतर है। और आपको पता है कि जो अमाउंट होता है यानी कि मिश्रधन होता है वो अगले साल मूलधन का काम करता है, तो ये मूलधन होगा और ये मिश्रधन, यानी कि 1 साल में ये मूलधन इतने मिश्रधन में बदल गया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमें ब्याज कितना मिला 1 साल का, तो 1 ईयर का हम यहाँ से इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, 1 साल का इंटरेस्ट कितना है, ठीक है। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं 1 साल का इंटरेस्ट, 1 ईयर का इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तो 73,205 में से 66,550 आप माइनस कर दीजिए। तो जब माइनस करेंगे तो ये 5, 10 में से 5 जाएगा 5, 6 जाएगा 12 में से 6, 7 जाएगा 13 में से 7 जाएगा, तो यहाँ भी 6, यानी कि 66,55 यानी कि 6,655 रुपये ब्याज मिला 1 साल में। अब ये ब्याज किस पर मिला, ये वाली राशि इस वाली राशि में कन्वर्ट हुई, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये आपका प्रिंसिपल का काम करेगा और ये आपका अमाउंट का काम करेगा, ठीक है। और ये आपको इंटरेस्ट मिल गया 1 साल में, तो दर कैसे निकालेंगे, रेट कैसे निकालेंगे, तो दर होती है 1 साल का ब्याज 6,655 और मूलधन कितना है, तो आप कहेंगे 6,550 और इनटू क्या कर देंगे दर निकालने के लिए, परसेंट बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, और ये पूरा देखिए आप सेम कट रहा है, तो क्या बचा आपका 10%, तो ब्याज की दर कितनी आ गई 10%। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। किस ऑप्शन में दिया आपको 10%, तो ऑप्शन बी में दे रखा है, तो ऑप्शन बी इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। आई होप बात आपको समझ में आ गई किस तरीके से ये क्वेश्चन आपको बनाना है, ठीक है। सिंपल है, सिंपल क्वेश्चनों को सिंपल तरीके से ही करना है ना, ज़्यादा उनमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो यहाँ लिखा है फर्नीचर शॉपकीपर allows a discount of 16% on the mark price of the goods to his customer and still gain 20%. What is the mark price of the dining table which cost the shopkeeper rupees 11,900? क्वेश्चन कह रहा है कि फर्नीचर दुकानदार अपने ग्राहक को सामान के अंकित मूल्य पर 16% की छूट देता है, ठीक है, और फिर भी उसे 20% लाभ मिलता है। उस डाइनिंग टेबल का अंकित मूल्य क्या है जिसका क्रय मूल्य 11,900 रुपये है। तो आपको अगर याद हो और याद नहीं भी है तो आपको फिर से बता दें
कि हमने आपको बताया था कि सीपी और एमआरपी का रेशियो का एक फार्मूला है, वो एक छोटा सा फार्मूला आप हमेशा याद रखना, आपको बहुत मदद देगा। वो फार्मूला क्या है? तो अगर हम आपसे बोले कि सीपी अपॉन एमआरपी, सीपी अपॉन एमआरपी, यानी कि हम हिंदी में कह सकते हैं यहाँ पर क्रय मूल्य का अनुपात किससे? क्रय मूल्य का अनुपात अंकित मूल्य से। किससे? क्रय मूल्य का अनुपात अंकित मूल्य से। तो क्रय मूल्य का अनुपात यदि आपको अंकित मूल्य से निकालना है तो ये क्या होता है? तो आपके लिए सर ये होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ये मतलब डिस्काउंट परसेंट, और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये छोटा सा फॉर्मूला है, छोटा सा, अगर आप ये याद कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन जो है काफ़ी कम समय में सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि आपको देखिए यहाँ पर क्या दिया है, द कॉस्ट प्राइस शॉपकीपर रुपीज़ कितना है? 11,900, मतलब उस डाइनिंग टेबल का अंकित मूल्य क्या है जिसका क्रय मूल्य 11,900 है। तो आपको सीपी दिया है, आपको डिस्काउंट परसेंट दिया है, आपको प्रॉफिट परसेंट भी दिया है। तो इस फॉर्मूले में पुट करते हैं अंदर, तो सीपी की वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे सर सीपी की वैल्यू यहाँ पर 11,900, भाई हमने रख दिया 11,900। एमआरपी क्या है? एमआरपी तो हमको निकालना है अंकित मूल्य, ये पूछा गया है। अच्छा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट कितना है? डिस्काउंट दे रहा है भाई 16% का, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है? तो आप कहेंगे सर 20 का। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 20% का। तो यहाँ से आपका आएगा 11,900 बटे में कितना? एमआरपी जो हमें निकालना है, अपॉन में एमआरपी, ये आपका कितना हो जाएगा? 84, और ये अपॉन में कितना हो जाएगा? 120। अब देखिए किससे 4 से कट रहा है, तो 4 से सबसे पहले काट दीजिए। 4 दूनी 8, 4 से 1 बार, 4 3 12, 3 से 10 बार और 3 से 7 बार, 7 से इसको काट दीजिए। तो 7 से आप काटेंगे, 7 एकम 7 हो जाएगा, 4 बचेगा, 7 7 49, और यहाँ पर कितने जीरो बचे? 2 जीरो, और इसमें किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 10 से। तो एमआरपी आपका कितना आ गया? एमआरपी आ गया आपका 17,000, 2 जीरो के आगे 1 जीरो और लगा देना है, तो 17,000 आपका आंसर हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ठीक है, तो 17,000 आपका क्या हो गया? एमआरपी यानी कि अंकित। तो कहाँ दिया है आपको 17,000? तो आप कहेंगे ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो सिंपल क्वेश्चन था, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है कि सीपी अपॉन एमआरपी का रेशियो क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये किसका क्वेश्चन है भाई? ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। 16 men can finish a work in 8 days. 8 men and 9 women working together can finish the same work in 10 days. In how many days will 20 women finish the same work? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 16 पुरुष एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, पूरा कर सकते हैं। एक साथ मिलकर 8 पुरुष और 9 महिलाएं उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 20 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखिए टाइम एंड वर्क का जब भी क्वेश्चन आए तो आपको 2 चीज़ों पर हमेशा फोकस रखना है। एक तो आपको वर्क निकालना है कि वर्क कितना है, और दूसरा आपको इफिशियंसी निकालनी है। जितने भी व्यक्ति कार्य कर रहे हैं उन सभी व्यक्तियों की आपको इफिशियंसी निकालनी है। अभी कैसे निकालेंगे? तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर आदमियों की। यहाँ पर हम आदमी की क्षमता को m मान लेते हैं। एक आदमी की क्षमता कितनी है? m। ये हमने मान ली क्या? एक आदमी की क्षमता। ये हमने इफिशियंसी मान ली कि एक आदमी की क्षमता कितनी है? m। मतलब ये कह सकते हैं कि एक आदमी एक दिन में m मिनट का काम करता है। एक आदमी कितना काम करता है? एक दिन में m मिनट का काम करता है। अब जब एक आदमी एक दिन में m मिनट का काम करता है तो 16 पुरुष किसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं। तो ये बताइए कि 16 आदमी कितना काम करेंगे? 16 है एक दिन में, और कितने दिन में वो काम कर रहे हैं? 8 दिन में। तो ये चीज़ क्या बन गई? ये वर्क बन गया कि नहीं? ये वर्क बन गया कि नहीं? तो आप कहेंगे सर हाँ ये बिल्कुल वर्क बन गया। अब अगर ये वर्क बन गया तो यहाँ पर देखिए सेकंड कंडीशन भी आपको दी है। ये तो आपकी फर्स्ट कंडीशन हो गई, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब सेकंड कंडीशन देखिए आप, सेकंड कंडीशन में क्या दिया है वो भी देखिए। सेकंड कंडीशन में बोलना है कि एक साथ मिलकर 8 पुरुष और 9 महिलाएं उसी काम को 10 दिन में करती हैं। तो अब बताइए कि 8 पुरुष एक दिन में कितना काम करेंगे? 8 है,
ठीक है, और 9 महिलाएं, अब 9 महिलाएं हैं तो हमने महिलाओं की क्षमता को कितना मान लिया, W मान लिया। ये किसकी क्षमता है, महिलाओं की, W फॉर वुमेन, तो महिलाओं की क्षमता को हमने क्या मान लिया, W मान लिया। अब 9 महिलाएं उसी काम को 10 दिन में करती हैं, यानी कि 8 पुरुष और 9 महिलाएं मिलकर अगर उस काम को करेंगे तो 10 दिन में करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 9 महिलाओं की क्षमता कितनी है, 9W, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, 8 प्लस 9W, तो 10 दिन में कितना करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये भी क्या बन गया, वर्ग बन गया। तो ये दोनों वर्ग हैं, तो वर्ग तो समान है, जितना वर्ग 16 पुरुष 8 दिन में कर रहे थे, तो उसी वर्ग को 8 पुरुष और 9 महिलाएं 10 दिन में कर रही हैं, तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर। तो यहाँ से हम करेंगे 16m इंटू 8 बराबर में कितना, 8m प्लस 9W इंटू में कितना, 10, कैंसिल कर लीजिए, 2 से 4 बार, 2 से 5 बार, ठीक। अब देखिए अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 16 चौको ये 2 हो जाएगा 64 है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 5 का, तो 8 5 40 m, और ये हो जाएगा 9 45 W। अब आप देखिए 64 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर 24 m बचा, बराबर में कितना, 45 W। अब यहाँ से m/W का रेशियो बना लीजिए, तो ये 45 अनुपात कितना बनेगा, 24, लेकिन अब ये 3 से कट रहा है, तो 3 से ये 15 बार कट गया और 3 से ये 8 बार कट गया, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि m और जो W का रेशियो आया, यानी कि हमने m क्या माना था, आदमी की क्षमता, कि एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है, हमने आदमी की क्षमता भी निकाल ली और यहाँ पर हमने औरत की क्षमता भी निकाल ली। एक औरत एक दिन में 8 मिनट काम करती है, एक आदमी एक दिन में 15 मिनट काम करता है। तो अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, अभी हमें वर्क निकालना बाकी है। तो अगर हमें ये m की वैल्यू देखें यहाँ पर कि आदमी कितना काम करता है 15, औरत कितना काम करती है 8, तो वर्क कितना होगा, तो यहाँ पर m की वैल्यू रख दीजिए, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, वर्क मिल जाएगा। तो वर्क कैसे निकालेंगे हम, तो आप कहेंगे सर 16 इंटू 15 इंटू 8, m की वैल्यू हमने 15 रख दी, तो ये आपका वर्क आ गया। अब ये वर्क किससे करवाना है, 20 महिलाओं से। ये वर्क किससे करवाना है भाई, आपको 20 महिलाओं से। आप बताइए एक महिला कितना काम करती है, अब ये काम आपको 20 महिलाओं से करवाना है, तो एक महिला कितना काम करती है, तो आप कहेंगे सर 8 यूनिट, तो 20 महिलाएं कितना करेंगी एक दिन में, 20 इंटू 8, तो ये 20 महिलाओं का एक दिन का काम है। तो आपको काम कितना करवाना है उनको, 16 इंटू 15 इंटू 8 ये करवाने, मल्टीप्लाई मत करिए, आपका समय खराब होगा, ठीक है। तो हमें कितने दिन लगेंगे भाई महिलाओं को, तो दिन कैसे निकालते हैं, तो दिन निकालते हैं कार्य यानी कि वर्क अपॉन एफिशिएंसी यानी कि क्षमता से, वर्क को भाग लगा दी जितने लोगों से आपको काम करवाना है उनकी क्षमता से। तो कार्य कितना है, तो आप कहेंगे 16 इंटू 15 इंटू 8 ये आपका कार्य है, और ये आपको किससे करवाना है, ये आपको 20 महिलाओं से करवाना है। तो आपको पता है एक महिला एक दिन में 8 करती है, तो 20 महिलाएं 20 इंटू 8 करेंगी, 8 से ये 8 कैंसिल हो गया, 5 से ये 4 बार कैंसिल, 5 से ये 3 बार कैंसिल, 4 से ये 4 बार कैंसिल, 4 किया कितना हो गया 12, तो 12 दिन में 20 महिलाएं उस काम को कर लेंगी, कितने दिन में, 12 दिन में। यही आपका आंसर है। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 9 था इसका आंसर आपका कितना है 12, यानी कि 12 दिन, ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। आई होप बात आपको समझ में आ गई किस तरीके से क्वेश्चन बनाना है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। केवल 2 चीज़ों पर फोकस करना है आपको, एक तो आपको वर्क और दूसरी चीज एफिशिएंसी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है देखिए, यहाँ पर दिया है पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 64 सेंटीमीटर, इट्स एरिया विल बी, इन्होंने बोला है कि एक वर्ग की परिमिति 64 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। भाई वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, आप ये बताइए कि वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आप कहेंगे सर वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर मतलब भुजा का वर्ग। तो अगर आपको भुजा मिल जाए किसकी, वर्ग की, तो आप उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आसानी से। तो अब आप बताइए आपको दिया क्या है, परिमाप, परिमिति। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, परिमिति क्या होती है, तो वर्ग का परिमाप होता है 4, 4 इंटू साइड, 4 इंटू भुजा। तो अब आपके पास कितना सिंपल क्वेश्चन है बताइए, 4a की वैल्यू आपको दी है कितनी
64। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी निकल आएगी? ए की वैल्यू निकल आएगी 16 सेंटीमीटर। कितनी निकल आई? 16 सेंटीमीटर। ठीक है, आपने ए की वैल्यू 16 सेंटीमीटर निकाल ली, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो एरिया कैसे निकालेंगे? तो एरिया निकालना कितना आसान, तो आप कहेंगे 16 का होल स्क्वायर कर दीजिए। 16 का होल स्क्वायर मतलब कितना होता है? 256, 256 सेंटीमीटर का वर्ग सेंटीमीटर। तो 256 आपका आंसर आ जाएगा। किस ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन ए में दिया है। ये तो बच्चों सा क्वेश्चन पूछ लिया था आपसे, काफी सिंपल। ठीक है, तो अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए ये भी थोड़ा छोटा क्वेश्चन है। इधर दिया है a प्लस बी प्लस सी माइनस डी का होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी माइनस सी प्लस डी का होल स्क्वायर। इसको आपको सॉल्व करके बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू आपके पास क्या होगी। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन आए ना कि अब आपको नहीं पता है, आपको देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, लेकिन आपको a प्लस बी प्लस सी माइनस डी या a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर नहीं पता है, तो आप इसको तोड़ कर करिए। किस तरीके से तोड़ेंगे? या तो आप इसमें से फॉर्मूला बनाने की कोशिश करिए अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो। जैसे अगर आप उधर से माइनस कॉमन निकाल लें तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर बहुत सिंपल फॉर्मूला बन रहा है। देखिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं, होल स्क्वायर में बोलने की जरूरत नहीं है। ये आपका ए स्क्वायर ये माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। अब यहाँ पर इसको ऐसे लिख लें कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये क्या होता है? एक्स प्लस वाई, एक बार एक्स और वाई जुड़ जाएंगे और एक एक्स माइनस वाई यानी कि एक बार एक्स में से वाई माइनस हो जाएगा। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल हो जाएगा। अब देखिए कैसे, तो यहाँ पर आपको दिया है a प्लस बी प्लस सी माइनस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर क्या लगा है? माइनस, माइनस लगा है तो फिर क्या लिखा है? a माइनस बी माइनस सी प्लस डी का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ से ये कह सकते हैं भाई कि a की वैल्यू कितनी है, पहले तो आपको a की वैल्यू देखनी है। तो ये पूरा a का काम कर रहा है, ये a स्क्वायर हो गया और ये क्या हो गया आपका बी स्क्वायर हो गया। ये क्या हो गया? ए स्क्वायर और ये क्या हो गया? बी स्क्वायर, यानी कि हम इसको कह सकते हैं एक्स स्क्वायर और ये आपका हो गया वाई स्क्वायर। दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है? एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, यानी कि एक बार इसको जोड़ लीजिए। तो क्या करें हम? ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी प्लस क्या करेंगे? ए माइनस बी माइनस सी और प्लस डी। ठीक है, एक बार तो हमने जोड़ दिया इनको। अब क्या करेंगे? इनटू एक बार घटाएंगे तो a प्लस बी प्लस सी माइनस डी और उसमें से घटाएंगे तो ये साइन चेंज होगी। देखिए प्लस का माइनस का हो जाएगा, माइनस का प्लस का भी हो जाएगा, माइनस का प्लस का सी हो जाएगा और प्लस का माइनस का डी हो जाएगा। ठीक, अब बस इतना सा काम आपको करना था। अब यहाँ पर देखिए जो भी कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको आप कैंसिल कर दीजिए। देखिए डी से डी कैंसिल, आपके कौन कौन से कैंसिल हो गए उनको देख लीजिए। डी से डी कैंसिल, ठीक है, सी से सी कैंसिल, बी से बी कैंसिल। तो यहाँ पर कितना बचा? 2a बचा। यहाँ कितना बचा? 2a, और एक 2। अब यहाँ पर आ जाते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर देखिए a से a कैंसिल, ठीक है, c और c नहीं हो रहे हैं कैंसिल, d से d भी नहीं हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर सारी चीजें जुड़ गई। तो अब ब्रैकेट में क्या आ रहा है? देखिए b और b 2b, t हो गया 2b, c और c 2c, तो ये आपका हो गया 2c, और d और d 2d, तो ये माइनस का 2d हो गया। ऊपर अगर इसमें से 2 कॉमन ले लें तो 2 का मल्टीप्लाई बाहर हो जाएगा, तो ये आपका 4a हो जाएगा। और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? तो ब्रैकेट में आपका b बचेगा, c बचेगा और d बचेगा। ब्रैकेट में आपका क्या बचेगा? b प्लस c माइनस d। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ब्रैकेट के बाद 4a। तो 4a आपके दो ऑप्शन में दिए। देखिए दो ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ये ऑप्शन हट गया और ये ऑप्शन हट गया। अब ब्रैकेट के बाद 4a है, फिर b प्लस c माइनस d है, तो b प्लस c माइनस d यानी कि ये ऑप्शन भी हट गया। तो आपका बचा क्या? 4a b प्लस c माइनस d यानी कि ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। आपने कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल किया? यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है? एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। एक बार दोनों टर्म्स को ऐड कर दिया और एक बार दोनों टर्म्स को सेपरेट कर दिया।
फाइनली कैलकुलेशन की, हमारा आंसर आ गया ऑप्शन सी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।